हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मैं आज इस वीडियो में 12th क्लास के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन जो स्पेशल फार्मूले पे बेस्ड है। तो आज का वीडियो मैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बना रहा हूँ। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा और इन पर बेस और भी वीडियोस बनाऊँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक भी कर दें। तो आज जिन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उन क्वेश्चंस को मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है। पहले आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर उनके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में उसके सॉल्यूशन है उसे आप देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें? तो इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं उसमें से कुछ मेथड्स मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो इसका फर्स्ट मेथड का जो हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसका जो बेसिक आइडिया इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x डिनोमिनेटर में आएगा। तो हम सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट को कंसीडर करें तो वेरिएबल x है, उस वेरिएबल से ये जो एक्स क्यूब है उसका एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में भी सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर को ही हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो सारा सब्स्टिट्यूट होके एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसको मैं इस तरह से लिखता हूं, एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 और dx, और इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को मैं t से सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा कि ये सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन हमें देगा अगर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है जिसका वेरिएबल वाला पार्ट x यहाँ प्रेजेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सारे टर्म एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो t से रिप्लेस हो जाएंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर को मैं t एज्यूम करता हूं और अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब आ गया कि dx को हम लिख सकते हैं डी टी बाई 2x। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर की जगह t रख दिया, नीचे भी t रिप्लेस किया तो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और dx की जगह आ जाएगा डी टी बाई 2x। तो x और x कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया 1/2 t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt। तो ये हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया है। इसको हमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हमारा क्या फॉर्मूला होता है? तो उस केस में न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो वो देखते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो लेट न्यूमरेटर हमारा t है तो t इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इस फॉर्म में हम उसे लिखते हैं और इसको सॉल्व करके t को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो t इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2t प्लस 3 प्लस b। तो ये आ गया हमारा t इक्वल टू 2at प्लस 3a प्लस b। अब अगर हम LHS और RHS को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है कि LHS में t है सिर्फ, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको हम जीरो की तरह एज्यूम करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा
कांस्टेंट टर्म इधर 3a प्लस बी है, इधर 0 है, तो 3a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसी तरह से t वाले टर्म को कंपेयर करें तो LHS में t का कोफिशिएंट 1 है, RHS में t का कोफिशिएंट 2a है। तो देयरफॉर 2a, RHS में जो t का कोफिशिएंट है वो इक्वल टू LHS में जो t का कोफिशिएंट है उसके इक्वल होना चाहिए। तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब a 1/2 आ गया है तो उसको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं तो हमें b का भी आंसर मिल जाएगा। तो 3 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आ गया हमारा -3/2। तो देयरफॉर अब t को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो देयरफॉर t इक्वल टू आ जाएगा, a है 1/2, 1/2 2t प्लस 3 प्लस b है हमारा -3/2। तो t को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के टर्म में। अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्म था उसको मैं i एज्यूम कर लेता हूं। तो जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म था i, अब मैं i में t की जगह ये रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, t की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया 1/2 2t प्लस 3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt। अब इस तरह से जो न्यूमरेटर के टर्म को मैं सेपरेट कर लेता हूं तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म है, उनको मैं सेपरेट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा दोनों टर्म सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1/2 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 3/2 t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt। अब यहां पर हमें दो टर्म का इंटीग्रेशन है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेता हूं। पहले टर्म को i1 ले लेता हूं, दूसरे टर्म को i2 ले लेता हूं। तो i1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो i1 है हमारा 1/2 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो क्लियरली डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसको कोई वेरिएबल एज्यूम करके मैं इसे सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। तो डिनोमिनेटर t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो देयरफॉर 2t प्लस 3 dt इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा dy। अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ये 2t प्लस 3 हो जाएगा, ये dy बाई dt हो जाएगा। dt को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो देयरफॉर i1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ 2t प्लस 3 dt, ये हमारा हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर हमारा y है। तो ये आ गया। तो 1/2 जो है बाहर ले लिया हमने इंटीग्रेशन से क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 1/y dy इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो ये आ जाएगा log y प्लस c1। तो देयरफॉर i1 का जो आंसर आ गया वो हो गया हाफ log, और y की जगह पे जो रिप्लेसमेंट था वो पुट कर देता हूं जो कि है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस c1, और अगेन t की जगह पे जो उसका t की जगह पे जो उसका सब्स्टिट्यूशन था वो पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा हाफ log, t की जगह मैंने x स्क्वायर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c1। तो ये हमारा i1 आ गया। इसी तरह से हम i2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो i2 है हमारा 3/2, ये जो सेकेंड टर्म है सिर्फ उसको i2 ले रहा हूं, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt। तो i2 हमारा हो जाएगा 3/2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट
जो है वो 3 है, तो 3 का हाफ 3/2 उसका स्क्वायर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और ये +2 था उसको मैंने लिख दिया dt। तो ये आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा 3/2 1 अपॉन ये बन जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 dt। तो मतलब ये हो गया हमारे पास 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt। तो ये सीधा फॉर्मूले का फॉर्म आ गया, जो कि होता है इसका फॉर्मूला 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब इसमें t प्लस 3/2 लीनियर फंक्शन है, तो इसको हम सिंपल t की तरह ट्रीट करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, तो फॉर्मूला होता है इसका 1/2a, तो 1/2 इंटू फॉर्मूले से कंपेयर करें तो यहां a की वैल्यू 1/2 है, वो पुट कर दिया, इंटू लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो यहां पे x की जगह t प्लस 3/2 आ गया, माइनस 1/2 अपॉन x प्लस a। तो x की जगह t प्लस 3/2 है और a की जगह 1/2 है, ये आ गया, प्लस कांस्टेंट c2। अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 लॉग, और इससे और मॉड के अंदर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 2 प्लस c2। तो ओरिजिनल क्वेश्चन को मैंने आई एज्यूम किया था, मैं वहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो I2 है हमारा, अगर यहां पे t की वैल्यू रिप्लेस कर दें जो कि x स्क्वायर था, तो I2 बन जाएगा 3/2 log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c2। तो देयरफॉर अगर हम यहां से देखें तो I की जो वैल्यू है वो है 1/2 I1 माइनस I2। तो I1 और I2 की जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो I इक्वल टू आ जाएगा हाफ, I1 की जगह पे हो जाएगा हाफ लॉग x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c1 माइनस I2 की जगह पर हो जाएगा 3/2 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c2। अब c1 और c2 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको ऐड करके हम एक सिंगल कांस्टेंट c लिख देते हैं, और इस तरह से तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 log x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड शायद ज़्यादा बड़ा हो गया, दूसरे मेथड से देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कितना लेंदी है। अब दूसरे मेथड में भी इनिशियल प्रोसेस वही है कि इसको मैं आई एज्यूम कर लेता हूं, इनिशियल स्टेप्स वही है, एक्स क्यूब को मैं x इंटू एक्स स्क्वायर लिखता हूं, डिनोमिनेटर में जो x4 है उसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx ये लिख दिया जाता है। अब अगेन x स्क्वायर को मैं t एज्यूम करता हूं, इसका मतलब 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया, तो x dx मेरा न्यूमरेटर में x dx है, तो x dx डायरेक्ट में रिप्लेस कर सकता हूं, वो आ जाएगा dt/2। तो देयरफॉर I इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर की जगह मैं t लिख देता हूं, तो t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इंटू dx इंटू x dx की जगह पर आ जाएगा dt/2। तो ये हमारा टर्म आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है, तो यहां पे वो हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करने के बाद इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। जब 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, तो उसमें हम फिर पार्शियल फ्रैक्शन का अप्रोच लगा सकते हैं।
तो हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, t अपॉन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 2 dt ये हो जाएगा। तो फैक्टराइज करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास t अपॉन t प्लस 2 इंटू t प्लस 1 dt। अब डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां पे हम लॉजिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं। इस तरह का जब टर्म आता है तो उसका इंटीग्रेशन करने का एक लॉजिकल मेथड भी है और एक डायरेक्ट लॉजिकल मेथड भी है और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो लॉजिकल मेथड छोटा होगा तो इसलिए पहले मैं उसे बताता हूं। तो लॉजिकल मेथड में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, किस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि न्यूमरेटर में t है और डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर है उसमें भी t है। तो इसका मतलब हुआ कुछ मैनिपुलेट करके जो न्यूमरेटर का जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर के फैक्टर के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा जब हो जाएगा न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के फैक्टर के सम या माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर टर्म को सेपरेट करने पे हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंगल फैक्टर मिलेगा जो कि इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो उसके लिए जो अप्रोच है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो ये कहता है कि न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट नहीं है, तो जब इन दो फैक्टर को प्लस या माइनस करूं तो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट कैंसिल आउट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो यहां पे 1 है, अगर ये 2 बन जाए तो और उसमें से ये फैक्टर माइनस करूं तो 2 और 2 कट के 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई करके उसमें से ये माइनस करता हूं। तो 2t प्लस 1 माइनस t प्लस 2, तो ये मेरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा t। मतलब न्यूमरेटर का जो t है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसमें डिनोमिनेटर का ही फैक्टर है, तो टर्म सेपरेट करेंगे तो एक फैक्टर कट जाएगा, एक बचेगा और वो सिंपली सॉल्व हो सकता है। तो उसको मैं यहां पे शो करता हूं। तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हाफ, t की जगह पे हम लिख सकते हैं 2t प्लस 1 माइनस t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 2 इंटू t प्लस 1 dt। अब अगर मैं टर्म सेपरेट कर लूं, न्यूमरेटर के टर्म को सेपरेट कर दूं तो इंटीग्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 2 t प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड टर्म t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 2 इंटू t प्लस 1 dt। अब ये हो जाएगा हमारे पास, एक टर्म कट जाएगा, एक बचेगा और वो इंटीग्रेशन का फॉर्म हो जाएगा। तो 2 फैक्टर है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 2 dt ये हमारे पास रह जाएगा। इधर से t प्लस 2 कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 dt रह जाएगा। ये दोनों इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 1 प्लस c। अब यहां पे 2 log t प्लस 2 है तो अभी log m माइनस n नहीं लगा सकते, तो इसको 2 बार लिख देता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, log m माइनस n का फॉर्म बन सकता है। तो t प्लस 2 प्लस log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 1 और प्लस c। अब ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस 2 प्लस इसमें log m माइनस n का फॉर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t प्लस 2 अपॉन, तो ये आ जाएगा log t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। वैसे हम यहां पे भी कर सकते थे कि log फॉर्मूले में इस 2 को इसकी पावर बना दे और वो सॉल्व हो जाता। खैर यहां पे हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब t को रिप्लेस कर सकते हैं, t को हमने x स्क्वायर एज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा हाफ log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। पिछले मेथड से जो आंसर आया था उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म हमें मिलेगा। अब अगर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम लगाना चाहें तो उसको भी मैं बता देता हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब हम लगाते हैं तो उसमें कैसे करते हैं, तो ये जिसका इंटीग्रेशन करना है मैं उसको I1 ले लेता हूं। मतलब I1 है मेरा t अपॉन t प्लस 2 इंटू t प्लस 1 dt। तो ये इससे क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट बाहर था उसको मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका इंटीग्रेशन करूंगा फिर I जो है हाफ I1 होगा वो मिल जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अप्रोच में क्या होता है, तो इस तरह के टर्म को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो लेट t अपॉन t प्लस 2 इंटू t प्लस 1, इसको हम लिखते हैं इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है t प्लस 2 प्लस बी अपॉन t प्लस 1, और फिर कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये हो जाएगा t अपॉन t प्लस 2 t प्लस 1 इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस बी t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। तो t प्लस 1 और t प्लस 2 डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा t इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस b t प्लस 2। और इसको हम कंपेयर करने के बजाय एक दूसरा मेथड होता है सॉल्व करने का, जिसमें हम t की जगह आर्बिट्रेरी कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद LHS और RHS को कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। तो उस केस में वैल्यू पुट करने के लिए हम एक सिंपल सा अप्रोच लेते हैं कि ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे एक टर्म जीरो हो जाए तो दूसरे टर्म का आंसर आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं t की जगह मैं -1 रखूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि -1 प्लस 1 जीरो होगा और मुझे b मिल जाएगा। इसी तरह से t की जगह -2 रखूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मुझे a मिल जाएगा। हालांकि ये जो है मैथमेटिकली इसमें थोड़ा सा इस अप्रोच में प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमें कहता है कि t इक्वल टू -2 और t इक्वल टू -1 रखने पे ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं रख सकते। बट इस अप्रोच से भी हमारा सॉल्यूशन आ जाता है, जब हम इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं तो वो सॉल्यूशन दे देता है, इसलिए हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम t की जगह पे -1 रखते हैं, तो जैसे ही -1 रखा ये टर्म जीरो हो गया, LHS में -1 आया और RHS में 2 -1 1 बचा तो b आ गया, तो देयरफॉर b इक्वल टू -1 आ गया। अब t की जगह पे -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट किया तो ये टर्म जीरो हो गया और मेरा सिर्फ ये वाला टर्म बचा, तो -2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -a और इधर आ जाएगा -2, तो -2 इक्वल टू -a मीन्स a इज इक्वल टू आ गया 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। तो इसका मतलब हुआ t अपॉन t प्लस 2, t प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन t प्लस 2 -1 अपॉन t प्लस 1। तो यहां पे हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं t अपॉन t प्लस 2 इंटू t प्लस 1। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसकी जगह जो पार्शियल फ्रैक्शन का टर्म है वो लिख देता हूं। तो a की जगह 2 है, 2 अपॉन t प्लस 2 -1 अपॉन t प्लस 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन t प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से और 1 अपॉन t प्लस 2, तो ये हो जाएगा log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 1 प्लस c, जो कि लॉजिकल मेथड में जब हमने सॉल्व किया था तब भी यही आया था। तो इसको अगेन उसी तरह से सॉल्व कर लेता हूं, इसको प्लस करके 2 बार लिख लेता हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं log t प्लस 2 प्लस log t प्लस 2 माइनस log t प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा
I1 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन I1 ही हमने एज्यूम किया था, तो I1 हमारे पास आ जाएगा, तो I1 हमारे पास आ जाएगा log t प्लस 2 प्लस log t प्लस 2 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, और t की जगह मैं वैल्यू रख देता हूं, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस log x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये मेरा I1 आ गया। अब मुझे तो I चाहिए था, तो I है हाफ I1, तो एज I इक्वल टू हाफ I1, तो देयरफॉर I का जो इंटीग्रेशन है फाइनल आंसर वो मुझे मिला हाफ log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस log x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, जो कि फाइनल आंसर मेरा पिछले मेथड में भी आया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट अप्रोच से मैंने सॉल्व किया, एक पार्शियल फ्रैक्शन से और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बना के। और पार्शियल फ्रैक्शन में भी हमने दो अप्रोच लिया, एक लॉजिकल और एक पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के। तो इस तरह से इसे ठीक से समझ लो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हारे इस बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे।